हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है मेंसुरेशन। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षेत्रफल के बारे में और वॉल्यूम आयतन के बारे में। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र मिति में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम क्षेत्र मिति में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं 2D फिगर के बारे में और एक पढ़ते हैं हम लोग 3D फिगर के बारे में। और 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। हमारा जैसे क्यूबाइड सिलेंडर, ठीक है, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, 3D फिगर में आते हैं। ठीक है, और 2D फिगर में हमारा क्या आता है, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, हमारा रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब हमारा किस में आता है, 2D फिगर में आता है। ट्रेंगल हो गया या आप ले लीजिए सर्कल, ये सब किस में आते हैं, 2D फिगर में आते हैं। तो आज हम 2D फिगर के बारे में यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। 2D फिगर के बारे में सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूँगा स्क्वायर के बारे में। देखिए, मैं स्क्वायर की बहुत छोटी छोटी बातों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 2D के बारे में। किसके बारे में भाई, 2D के बारे में, 2D फिगर के बारे में, 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं भाई इसको वर्ग। अच्छा, वर्ग क्या होता है? अगर हम बात करें वर्ग क्या होता है, तो वर्ग होता है एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइडें होती हैं। वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसमें 4 साइडें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ग की बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं दूंगा यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्ट नहीं, इससे जुड़े हुए ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है किसका, स्क्वायर का, वर्ग का। ठीक है, वर्ग क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड होती है और मेरे दोस्त चारों साइड आपस में बराबर होती है। इसकी देखिए पहली बात, पहली चीज हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि ये एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। यानी चारों साइड यहाँ पे क्या है, आपस में बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी प्रत्येक साइड यानी इसकी प्रत्येक 2 साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम AB और BC को देखते हैं तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। BC और CD को देखते हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। CD और AD को देखते हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और AD और BC को देखते हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे AB और BC क्या है, AB परपेंडिकुलर है BC, यानी चाहे AB परपेंडिकुलर BC बोले, चाहे BC परपेंडिकुलर टू AC बोले, दोनों पे फॉलो करेगा। चाहे हम कह सकते हैं कि BC परपेंडिकुलर, चाहे BC को हम परपेंडिकुलर बोले AB पे, चाहे AB को परपेंडिकुलर बोले BC पे, बात भाई वही है। चाहे अब AB को BC को परपेंडिकुलर बोले CD पे, क्या बोल सकते हैं कि BC परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, और चाहे बोले कि CD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। हम ये भी बोल सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर है CD पे, AD परपेंडिकुलर है CD पर, या कह सकते हैं कि CD परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर है AB पर, या AB परपेंडिकुलर है AD पर।
यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर टू AB। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि इसके जो एंगल हैं बेटा, अगर दो साइड यहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चारों एंगल भी बराबर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं क्या, कि एंगल A बराबर है एंगल B के, बराबर है एंगल C के, और बराबर है एंगल D के, और ये किसके, ईच 90 डिग्री। सभी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि क्या होता है यहाँ पे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आपस में बराबर होते हैं और ईच 90 डिग्री के होते हैं, सभी 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर, क्या भाई, चौथा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटीरियर एंगल ऑफ, ऐसे कर लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर। अब इन चारों को ऐड कर दें तो ये कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना होता है मेरे दोस्त, 360 होता है। अगर हम यहाँ पे AB को थोड़ा ये इधर बढ़ा दें, BC को ये ऊपर बढ़ा दें, CD को ये बढ़ा दिया, और AD को हमने ये थोड़ा सा आगे ट्रांसवर्स कर दिया, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और यहाँ ये भी 90 डिग्री का। और हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो भी 360 होता है। वैसे एक्सटीरियर एंगल आपका चाहे वो ट्रेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा या क्वाड्रिलेटरल के अलावा कोई पॉलीगन भी होगा, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है मेरे दोस्त वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर आल्सो 360 डिग्री। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ मैं अन्य बातें भी आपको बताता हूं। चलिए, ध्यान देंगे आप लोग। अगर मेरे दोस्त आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रहा आपका स्क्वायर ABCD। तो यहाँ से आपको और एक पॉइंट ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका एंगल है वो तो आपने देख ही लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल इसके क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वो भी कैसे, बाइसेक्ट, दो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कहाँ पे, 90 डिग्री पे। यानी अगर हम इसको बात करें तो यहाँ ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। और एक बात और कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसके डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यानी यहाँ होगा AC बराबर होगा किसके, BD के, AC बराबर होगा BD के। उसके बाद मैंने कहा बेटा ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी कहाँ पे, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि AC एंड BD bisect each other, AC and BD bisect each other। ठीक है,
और जब इसके डायगोनल भाई इक्वल होते हैं तो इसके ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी हम यह कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ये बराबर होगा ओ बी के, ये बराबर होगा ओ डी के। आप ऐसा भी कह सकते हैं। और फिर देखिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बेटा ये जो चार एंगल बन रहे हैं, चार ट्रेंगल बन रहे हैं। एक ट्रेंगल बन रहा है आपका ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड ए ओ डी। ये चारों ट्रेंगल का जो एरिया होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ट्रेंगल बी ओ सी बराबर होगा एरिया ट्रेंगल सी ओ डी बराबर होगा एरिया अब ट्रेंगल ए ओ डी के। आप इसे एक लाइन में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी एक ट्रेंगल का एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होता है, 1/4 होता है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी आप लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं। अब मेरे दोस्त हम यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर में और हमारे क्या क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल स्क्वायर का ही डिस्कशन हो पाएगा। यहाँ पे देखिए अगर ये हमारे पास मेरे भाई स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ध्यान दीजिएगा अगर मैं केवल बी को और डी से ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मैंने बी को डी से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिया। अंदर वाले भाग को कहते हैं एरिया। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री, अगर हम लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करें तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ही आपका क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो एरिया होता है साइड इनटू साइड, यानी भुजा गुणे भुजा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर या कहें भुजा का स्क्वायर। बात एक ही है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, यानी हम इसको ए ले लें, यहाँ पे ये भी ए है, यहाँ पे ये भी ए है और यहाँ पे ये भी ए है, यानी चारों साइड आपकी क्या है, ए है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे भाई कि आप लिख सकते हैं इसी को कि ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट स्क्वायर, अगर आपका स्क्वायर का साइड मीटर में है तो आपका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वो यूनिट आपके दिए गए साइड पे डिपेंड करता है कि साइड आपका किस में दिया गया है। दूसरी बात, मैंने कहा इसकी बाउंड्री, अगर लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करें, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो इसी को हम कहते हैं क्या, पेरीमीटर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पेरीमीटर। तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या होता है भैया, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाओं का योग जब हम यहाँ देखेंगे तो सभी भुजाओं का योग देखते हैं, तो सभी भुजा क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए,
है ना, 4 साइड है, चारों साइड क्या है, ए, यानी हम ये कह सकते हैं 4a यानी यूनिट, ठीक है, 4a या इसी को कहते हैं 4 इंटू साइड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं एक फार्मूला और यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ डायगोनल का। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे आपका ये डायगोनल दे दिया जाए, ठीक है, डायगोनल, अगर यहाँ पे हमने कहा ये आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए बी सी और डी, हमने ये बी को डी से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये क्या होगा, तो हम इसको मान लेते हैं डायगोनल को क्या, एल। हम डायगोनल को यहाँ पे एल मान रहे हैं, आप कुछ और भी मान सकते हैं। और आपकी ये साइड दी है ए और ये भी साइड आपकी है ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए विकर्ण की लंबाई क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, या इसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इतना रफ कर दें ये, तो आप देखिए क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर अब इसमें क्या इन ट्रायंगल आप क्या यूज करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप यहां से क्या लिखेंगे कि बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यानी यहाँ बी डी क्या आपने लिया है, एल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका क्या है सी डी यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ये एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2a का स्क्वायर, यानी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा √2a स्क्वायर, यानी a बाहर आ जाएगा, बचेगा √2। यानी आप कह सकते हैं कि विकर्ण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी a√2 यूनिट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला यहाँ पे मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में डायगोनल दिया गया हो तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं जब आपको डायगोनल दिया गया हो। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि जब डायगोनल दिया गया हो तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आपको डायगोनल दिया गया है यानी विकर्ण दिया गया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, डायगोनल यानी हमने डायगोनल को एल माना था तो एल का स्क्वायर बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, एक स्क्वायर के क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप सारी बातें समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट सेशन में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे इसके बाद हम रेक्टेंगल बचा हुआ है, 2D में हमारा रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, उसके अलावा हमारे पास काइट है, ट्रेपेजियम है। इन सब के बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एक बार भाई कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।